सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वंदे गुरुपरंपरां। सर्वप्रथम सर्वविद्याधिष्ठात्री माँ सरस्वती के चरणों में अपनी प्रणति अर्पित करता हूँ। इस तपोभूमि के अधिष्ठात्र देवता महामना की स्मृति को प्रणाम करते हुए मंच पर उपस्थित परम श्रद्धेय तपस्वी सद्गुरु स्वामी जी के महाराज के चरणों में प्रणाम एवं उनके अनुयायी जितने यहाँ साधुजन उपस्थित हैं उन सभी के चरणों में प्रणाम करते हुए यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों का यथा योग्य अभिवादन करता हूँ। आज वैदिक विज्ञान केंद्र द्वारा वैदिक विज्ञान विमर्श इस शीर्षक से अत्यंत उद्बोधन परक व्याख्यान हमें आचार्य अनिल जी का सुनने का प्राप्त हुआ और उसके बाद जो परम पूज्य स्वामी जी का व्याख्यान हुआ वह निश्चित रूप से इस विषय का और इस संस्थान का जो मूल उद्देश्य है उस मूल उद्देश्य की ओर हमें प्रेरित करने वाला व्याख्यान था। मैं दोनों महानुभावों के प्रति अपना आदर अर्पित करता हूँ। आज पूरे विश्व में वैदिक विज्ञान की चर्चा बहुत व्यापक रूप में हो रही है। जब हम वैदिक विज्ञान इस शब्द का प्रयोग करते हैं तो हमारे सामने दो प्रमुख बातें आती हैं। प्रथम, विज्ञान मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी टुगेदर एक, और दूसरा विज्ञान का मतलब जिस ज्ञान के लिए पूरा शास्त्र सृजित है, जो जिस प्रकार का ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात कुछ ज्ञातव्य बचता नहीं है, उसे विज्ञान कहा गया है। ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदं वक्ष्याम्यशेषतः यद ज्ञात्वा नेह भूयोन्यद ज्ञातव्यम अवशिष्यते, ये भगवद गीता कहती है। और उससे पहले भी श्रुति में कस्मिन्नु खलु विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। आप जिज्ञासा की बात कर रहे थे, यहीं से जिज्ञासा शुरू होती है। हमारे प्रोफेसर साहब ने कहा कि भाई के प्रश्न बहुत होते हैं। हमारे शास्त्र हाउ पूछता है, वाई नहीं पूछता है, क्योंकि वाई ये जिज्ञासा नहीं है, वाई ये प्रश्न है और प्रश्न हमारे अहंकार को बताता है। प्रश्न हम उस विषय का भी कर सकते हैं जिसका उत्तर हमें ज्ञात है, लेकिन जिज्ञासा हम उसी वस्तु की करते हैं जिसका उत्तर हमें ज्ञात नहीं है। ज्ञाते इच्छा न भवति सिद्धे इच्छा विरहात। हमारे भगवत्पाद शंकराचार्य ने भी कहा है कि सिद्धे इच्छा, जो हमारे पास प्राप्त है, हमारे जेब में 10 रुपया है तो हमें अब 11 रुपये की इच्छा तो हो सकती है, लेकिन 10 रुपये की इच्छा नहीं होगी। तो जिस प्रश्न का उत्तर हमें ज्ञात है उसकी जिज्ञासा नहीं होती है। प्रश्न बाह्य जो प्रश्न है वह हम उस विषय का भी कर सकते हैं जिसका उत्तर हमें ज्ञात है, और जब उसका उत्तर हमें मिलता है, प्रश्न जिसे पूछा है अगर वो उत्तर दे देता है, अगर वो उत्तर सही है तो हमारा अभिमान आहत होता है, हमारा अहंकार आहत होता है। हम उसे पुनः एक प्रति प्रश्न करते हैं, हम उसे पराजित करने के लिए अब उतारू हो जाते हैं। जैसे जैसे वो उत्तर देता जाता है हमारा अहंकार आहत होता जाता है और हम प्रतिप्रश्न करते रहते हैं। तब आचार्य कहता है मूर्धा ते विपनिष्यति। आप अगर इस तरह से प्रश्न की श्रृंखला चलाते जाओगे आपका गर्दन कट के नीचे गिर जाएगा। यहाँ तक कहा है माधिकम प्रश्नान पृच्छत मूर्धा ते विपनिष्यति। इसलिए जिज्ञासा की ओर हमारा ध्यान गया है। मैं इस बात को इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि विज्ञान ने तो एक सिद्धांत बता दिया, जब उस सिद्धांत के अनुसार टेक्नोलॉजी पर उतरे और नए नए प्रोडक्ट्स आने लगे तो यहाँ होड़ मच गई। जब हम प्रोडक्ट कुछ बनाते हैं, जैसे उदाहरण के लिए हमने
मिसाइल बनाई। मिसाइल बनाने का सिद्धांत शास्त्रकारों ने, जिन्हें हम वैज्ञानिक कहते हैं, उन्होंने दे दिया। अब जब वो टेक्नोलॉजी फॉर्म में आई तो एक हमने मिसाइल बनाई, एक इन्होंने बनाई, हम दोनों में होड़ हो गई कि किसकी मिसाइल ज़्यादा मारक है, वह अधिक प्रभावशाली होगा। सिद्धांत वही था। हमने कुछ ऐसे कंपोनेंट्स डाल करके अपने मिसाइल को अधिक मारक बना दिया। अब ये उसका प्रयोग करने लगे दूसरे के, और उसका उपयोग क्या होने लगा, दूसरों की सीमा में जा करके उस पर आक्रमण करना, उसके क्षेत्र को अपने अधिकार में लेने के लिए इन शास्त्रों का उपयोग करने लगे। शस्त्रों के निर्माण हमारे शास्त्रों में भी बताया गया है, और उसके विधान को सार्वजनिक नहीं किया गया। आप गुप्त विद्या की बात कर रहे थे, आचार्य ने कहा है यंत्राणाम घटना नोक्ता गुप्त्यर्थम न अज्ञतावशा। ये गोपनीय विद्या है, इसलिए यंत्रों के निर्माण की प्रक्रिया को हमने सार्वजनिक नहीं किया है, क्योंकि इसका दुरुपयोग हो सकता था, जैसा कि आज हो रहा है। अगर हमें आपसे पूछा जाए कि शस्त्रों का निर्माण नहीं क्यों किया जाता है, तो हम कालिदास वाला उत्तर देंगे। कालिदास ने क्या कहा, आर्तत्राणाय वशस्त्रम न प्रहर्तु मनागपि, न प्रहर्तु मनागसी। प्रहार करने के लिए ये शस्त्र नहीं है। कोई पीड़ित व्यक्ति है, किसी के ऊपर कोई आतंकी आक्रमण कर रहा है, तो उसे बचाने के लिए आपके ये शस्त्र हैं। अगर यहाँ तक हमारी टेक्नोलॉजी सीमित रहती तो वैदिक विज्ञान की ओर ध्यान न जाता। लेकिन अब इसका जब दुरुपयोग होने लगा, सारी टेक्नोलॉजी जब विनाशकारी होने लगी, तब ध्यान आया कि अगर हमें वेद का संबल मिले, जहाँ का आरंभ ही विश्वम्भवत्येक नीड़म है, जहाँ का आरंभ ही यह कहता है कि पूरा विश्व हमारा अपना है, सबका कल्याण करना है, जो सर्व कल्याण की भावना करने वाला वेद है, उसका अगर संबल मिले और वह उसके द्वारा टेक्नोलॉजी और हमारा शास्त्र प्रमाणित हो, तो निश्चित रूप से वह विनाशकारी नहीं होगा। तो इसके जो दुष्प्रभाव देख रहे थे, उन दुष्प्रभावों को कैसे, आपने बहुत अच्छा शब्द किया था, टू प्योरीफाई इट। वैदिक विज्ञान यही प्योरिफिकेशन करता है। ये बहुत बड़ा विस्तृत क्षेत्र है। आप देखते होंगे सारे शास्त्र, चाहे वो आयुर्वेद शास्त्र हो या कंप्यूटर साइंस। अभी महाराज जी कह रहे थे कि हमें प्रोफेसर अनिल जी से कंप्यूटर साइंस के बारे में सुनने की अपेक्षा थी। उन्होंने बहुत व्यापक रूप में बताया। कंप्यूटर साइंस लगभग 20 वर्षों से हम लोग उस पर चिंतन कर रहे हैं कि कैसे कंप्यूटर साइंस। उन्होंने ही पूछा, हमारी एकदम प्रवृत्ति नहीं थी, उन्होंने ही पूछा कि हमारा जो व्याकरण शास्त्र है, हमारा जो मीमांसा शास्त्र है, हमारा जो न्याय शास्त्र है, कैसे कंप्यूटर साइंस को उपयोगी कर सकता है। मैंने पूछा कि क्यों आपको चाहिए हमारे शास्त्र को, आपके पास तो आपका बहुत समृद्ध शास्त्र है। तो उन्होंने एक बात बताई, समृद्ध हमारा बहुत शास्त्र है, किंतु हमारी एक परेशानी है। क्या परेशानी है? अंग्रेजी में एक शब्द है एम्बिग्युइटी। कंप्यूटर साइंस की यही परेशानी है। आप कोई भी बात रखें कंप्यूटर साइंस के बाद, वो एक नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज इट विल गिव, वो एम्बिग्युइटी बनती रहती। कहा अर्थः एतेषु उपस्थितेषु मध्ये कहा अर्थः ग्राह्यः। ऐसा एम्बिग्युइटी शब्द एक बहुत पारिभाषिक अंग्रेजी में शब्द है, उसका अर्थ केवल संशय नहीं है। इसका हम अगर व्याख्या मुझे करनी हो एम्बिग्युइटी शब्द की, तो विपरीत निर्णय पुरस्सर संशय, विपरीत निर्णय अब्लिक संशय। इस स्थिति की माने हमने कुछ कहा, उसका दूसरा अर्थ हो, अथवा इन दोनों में से क्या अर्थ है, ऐसी स्थिति को एम्बिग्युइटी स्थिति बताते हैं। और ये एकदम स्वाभाविक है। काव्य में एम्बिग्युइटी सौंदर्य है, लालित्य आता है। लेकिन जब हम शास्त्र में जाते हैं, और आपको बताया छात्रों को विशेष करके, एम्बिग्युइटी इज द ओनली थिंग विच जिसने इस शास्त्र को इतना विस्तार दिया। बहुत अच्छा चल रहा था शास्त्र, वेद मंत्र थे, सूत्र चल रहे थे, कोई किसी को परेशानी नहीं थी।
लेकिन अब एक ही तत्वमसि इस वाक्य के कई अर्थ होने लगे। तस्य त्वमसि, तस्मिन् त्वमसि, तेन त्वमसि। अब ये तत्वमसि लिखा हुआ है, कौन जानता है ये समस्त पद है कि असमस्त पद है? हम समस्त पद के रूप में तो इसकी व्याख्या कर सकते हैं ना, तस्य त्वमसि, तत्त्वमसि, तेन त्वमसि, त्वमसि, तत्त्वमसि, तस्मिन् त्वमसि, त्वमसि। ये भेद परक व्याख्यान होने लगे। अगर इसी को हम असमस्त करें, तत् त्वम असि, अगर असमस्त करेंगे तो अभेद हो जाता है। तो ये स्कोप मिला और आगे चर्चा बढ़ी, अनेक शाखाएं प्रशाखाओं का विस्तार हुआ। इसी वजह से हमारा ये जो कंप्यूटर साइंस है वह इस ओर आकृष्ट हुआ कि ये किस तरह से तात्पर्यार्थ तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि वाक्य का अर्थ वही होता है जो तात्पर्यार्थ होता है। इंटेंडेड मीनिंग इज द मीनिंग ऑफ एनी सेंटेंस। हम कुछ वाक्य कहते हैं, अगर उस वाक्य को आप कंप्यूटर में डाल दो या गूगल ट्रांसलेशन आज होता है ना, गूगल ट्रांसलेशन कर दो तो वो कुछ दूसरा अर्थ निकलेगा, लेकिन हम उस वाक्य के द्वारा हमारा विवक्षित अर्थ, इंटेंडेड मीनिंग इज इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द मीनिंग्स ऑफ द ईच एंड एवरी वर्ड। ये यहाँ तक कैसे पहुँचा जाए, ये है उस शास्त्र की समस्या थी। और मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज कंप्यूटर साइंस वहाँ तक पहुँच चुका है, लगभग 98% तक पहुँच चुका है कि हम तात्पर्यार्थ भी प्राप्त कर सकें। सैंधव मानय, इस शब्द का क्या अर्थ, किस कॉन्टेक्स्ट में क्या होगा, इसको प्राप्त करने के भी हमारे टूल्स बन चुके हैं। नहीं तो पहले हम लोग जब शुरू किए थे NLP का कार्यक्रम, आपको बहुत फनी एग्जाम्पल दे प्रोफेसर अनिल जी, हम लोगों ने जब मशीन ट्रांसलेशन शुरू किया था IIT कानपुर में, मृदंग शब्द डाला और उसको पहले संधि के सारे नियम बता दिए थे। मृदंग शब्द डाला, उसने ट्रांसलेशन करके दिया था पार्ट्स ऑफ क्ले। हाउ इट हैपेंड, उसने क्या, मृत अंग, संधि कर दिया, मृत अंग, मृदः अंगम, द पार्ट्स ऑफ क्ले। ये स्टार्ट हुआ था, लेकिन एक होप बनी कि इट कैन डू समथिंग। और उसके बाद जब हम लोगों ने न्याय और मीमांसा और व्याकरण की शाब्दबोध की प्रक्रिया बताई, जो एकदम कथ्य के यथा तथ्य तक पहुंचने के लिए, आप जो सिंबल्स की चर्चा कर रहे थे, पर्याप्त मात्रा में सिंबल्स का उपयोग किया गया है हमारे शास्त्रों में, विशेषकर नव्य न्याय में आप देखिए। और वेस्ट में भी, पाश्चात्य तर्कशास्त्र में भी एक सिंबॉलिक लॉजिक करके एक पार्ट है, उस लॉजिक पे भी सिंबल्स बताते हैं, लेकिन वो निरर्थक रेखाओं का सिंबल बताते हैं। एक पॉइंट दे दिया या वी लिख दिया, ऐसे टेढ़ा सर्प के आकार बना दिया। सम सिंबल्स आर देयर टू कम्युनिकेट समथिंग, सम आइडियाज। लेकिन हमारे शास्त्रों में हजारों साल, और वो क्लेम करते हैं कि सिंबॉलिक लॉजिक इज आवर इनोवेशन, हमारा एक परिकल्पना है, हमारी एक खोज है। लेकिन हमारे शास्त्रों में हजारों वर्ष पहले शब्दात्मक, सार्थक शब्दात्मक सिंबल्स दिए हैं, प्रतीकों का प्रयोग करके बहुत बड़े बड़े उदाहरणाओं को प्रस्तुत किया है। सिंबल्स का प्रयोग क्यों करते हैं? देखिए, शब्दों की सीमा है, अक्षरों की सीमा है। कुछ परिगणित अक्षर, कोई भी भाषा हो, कुछ परिगणित 36, 26, 27, 28 गिने हुए कुछ अक्षर हैं। कुछ अक्षरों के सत्क्रम व्युत्क्रम संयोग से कुछ पद बनते हैं, उन पदों की भी सीमा है। यद्यपि अनंता वही शब्दाः कहते हैं, लेकिन वो अनंता जो शब्द है ना, इन्फिनिटी नहीं है, दे कैन बी काउंटेड, इसीलिए डिक्शनरी बनती है। उन पदों के ही सत्क्रम व्युत्क्रम संयोग से कुछ वाक्य बनते हैं, उन वाक्यों के योजनाओं से कुछ भाषाएं बनती हैं। लेकिन सब कुछ सीमित है, गिने जा सकते हैं। लेकिन उन पदों, उन शब्दों, उन वाक्यों और उन भाषाओं के द्वारा कम्युनिकेटेड जो भाव हैं, द कॉन्सेप्ट टू बी करस्पॉन्डेड, जो उनको, इन पदों को कॉन्सेप्ट देने हैं, उनकी सीमा अनंत है, कोई उसमें सीमा ही नहीं है, और उसमें वृद्धि होती जा रही है। आज से हजारों साल पहले अगर किसी पर्वत का वर्णन कालिदास ने किया हो,
उसी पर्वत का वर्णन उन्हीं शब्दों, शब्द भी नहीं बदले, वो पर्वत भी वैसा ही है। आज किसी कवि को करना हो तो प्रकारांतर से करेगा, शब्द भी वही है, पर्वत भी वही है। तो कॉन्सेप्ट जो अवधारणाएं हैं बदलती जाती है और शब्द की सीमा वही है। इस कारण शब्द ओवरलोडेड होते जा रहे हैं। एक शब्द को अनेक अर्थों को प्रेषित करने की जिम्मेदारी मिल जाती है। दिस इज द ओवरलोडेड। फिर क्या करना पड़ता है? तो यहाँ से नानार्थक शब्दों का प्रचलन शुरू हो गया। एक शब्द है, उनको एक व्यक्ति को दो पोर्टफोलियो दे दिया गया, अनेक पोर्टफोलियो, कोई वो प्रोफेसर भी है, रजिस्ट्रार भी है, वो ये 2-4 डीन भी है, डायरेक्टर भी बना दिया गया। ये नानार्थक शब्द बने। नानार्थक शब्दों का लौकिक प्रयोग जब हुआ हमें असुविधा नहीं हुई, क्योंकि जो शब्द प्रयोग में आए वो हमारे जो परिवेश, जिस परिवेश में हम जी रहे हैं उससे कुछ परिचित हैं। लेकिन जब शास्त्रों में आए वो, तो एम्बिग्युइटी क्रिएट होने लगी। इसके कारण हमारे शास्त्रों ने एक प्रक्रिया का निर्माण किया, जिस प्रक्रिया को हम लोग शाब्दबोध प्रक्रिया कहते हैं। कैसे सेंटेंस को एनालिसिस किया जाए ताकि इंटेंडेड मीनिंग कैन बी कम्युनिकेटेड डायरेक्टली। क्या कहते हैं ना, तात्पर्य विषयीभूतो ही शब्दार्थो भवति। शब्द के अर्थ वही होते हैं जो तात्पर्य विषयीभूत, और इस तात्पर्य को जानना। तात्पर्य मतलब वक्तुर इच्छा। वक्ता इस शब्द को प्रयोग करते हुए क्या कहना चाहता है, ये जानना श्रोता का काम है। एंड इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड अदर्स इंटेंशन। हम क्या चाहते हैं हम जान सकते हैं, आप क्या चाहते हैं ये जानना कितना कठिन होता है। उसको जानने की प्रक्रिया हमारे शास्त्रों ने बताई है। तात्पर्य ग्राहक प्रमाण कुछ बताए गए हैं, उपक्रमोपसंहार वगैरह वगैरह, और कॉन्टेक्स्ट आदि। उसके आधार पर इन प्रतीकों का उपयोग करके अवच्छेदक, व्याप्ति, हेत्वाभास, ये प्रतीक शब्द हैं। आप देखिए, व्याप्ति एक 4 वर्ड्स मिल करके बना है। उसका अर्थ क्या है? विशिष्ट संबंध। व्याप्ति विशिष्ट संबंध, एक खास प्रकार का रिलेशन, और रिलेशन 2 के साथ हो सकता है। इसी व्याप्ति एक शब्द को लेकर के लगभग 10,000 पृष्ठ लिखे गए, केवल व्याप्ति के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। और बाद में बताया गया कि दिस थिंग इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड व्याप्ति, सिंबल व्याप्ति। ये इतना बड़ा चीज जो दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय 10,000 पेजेस, या शुरू से लेकर के आज जो करोड़पत्र बच्चा जहाँ जी बहुत प्रसिद्ध करोड़पत्रकार हो गए हैं, अनपैरेलल, उनके समान करोड़पत्र रचनाकार कोई हुआ ही नहीं। उन्होंने एक व्याप्ति को लेकर के कॉन्सेप्ट बनाया। वो सब कुछ मिला करके अगर हम इकट्ठा करें तो लगभग 10,000 पेज होंगे। वैसे ही हेत्वाभास पर 10,000 पृष्ठ, उससे भी ज़्यादा पृष्ठ, खंडन मंडन की प्रक्रिया चली। एक सिंबल के आधार पर हमने भावों को वहाँ तक संप्रेषित किया। ये सब देख करके एक चमत्कार सा अनुभव हुआ हमारे वैज्ञानिक मित्रों को कि ये सब कैसे हो रहा है, ये आर्गुमेंटेशन की ये पद्धति कैसे जारी, कैसे थ्योरी ऑफ एलिमिनेशन हमारे शास्त्रों में हो रहा है कि एक को हटाओ, एक को हटाओ, एक को हटाओ, बचा हुआ सत्य निकलेगा। आप लोग सब परीक्षा देते हो ना, 4 विकल्प आते हैं, आप लोग कैसे फाइनल तक पहुंचते हो? ये फर्स्ट इज नॉट पॉसिबल, बी इज नॉट पॉसिबल, सी इज नॉट पॉसिबल, और फिर डी को सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इन चारों में से ही एक सत्य होना है। 3 असत्य है तो ये चौथा सत्य होगा ही। यदि चौथा भी असत्य है तो क्वेश्चन इटसेल्फ इज रॉन्ग, है ना। क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा तो वो जिसने बनाया है उसको दंड मिलता है। ये आजकल की एक प्रक्रिया चली है। तो ये एलिमिनेशन की थ्योरी कैसे हमारे शास्त्रकार अपनाते हैं, कैसे शब्द के वास्तविक अर्थ तक पहुंचने के लिए शक्ति, लक्षणा आदि वृत्तियों का उपयोग करते हैं, कैसे शब्दार्थ संबंधों को निष्पादन करते हैं, कैसे उसमें अव्यभिचार लाते हैं, अव्यभिचरित संबंध बताते हैं। अव्यभिचरित संबंध मतलब कि कभी भी किसी भी स्थिति में किसी भी काल में इस शब्द का इससे अतिरिक्त अर्थ नहीं हो सकता है। ये इदमित्थम तक पहुंचना, ये हमारे शास्त्रों का विज्ञान है, वैदिक विज्ञान यही है। अब
उस भाषा की बात कर रहे थे कि जहाँ उनकी भाषा हम नहीं समझते, हमारी भाषा वो नहीं समझते। कौन सी भाषा हम नहीं समझते हैं? केवल इंग्लिश अगर हम जान लें तो क्या वैज्ञानिक के साथ चर्चा कर लें? विज्ञान ने शेक्सपियर पढ़ लिया है, मर्चेंट ऑफ वेनिस, हेमलेट वगैरह सब पढ़ लिया है। वैज्ञानिक भाषा समझ सकते हैं? नहीं समझते। वह भावों को हमें समझना होगा। भाषा बहुत बैरियर नहीं बनती है, लेकिन कथने की तरीका और समझाने की नीयत, मैंने ये जो अनुभव किया, समझने की नीयत तो रखते हैं, समझाने की नीयत नहीं है। हमारे वैयाकरणों, न्यायिकों और हमारे शास्त्रकारों में समझाने की नीयत होती है। हम कोशिश करते हैं कि अगला हमारी बात को समझ जाए, तो उसको कैसे हम विस्तृत करके, लघु करके, किसी तो किसी तरह से लिख पढ़ करके समझाने की कोशिश करते हैं, और दे आर एबल टू अंडरस्टैंड इट। लेकिन हमें इक्वली उनकी भी नीयत मिलनी चाहिए, वो भी हमें समझाना। हम नहीं समझ सकेंगे ऐसी बात नहीं है, विज्ञान की बात हम नहीं समझ सकेंगे ऐसी बात नहीं है, लेकिन समझाने की ज़रूरत है। जिस प्रकार से प्रोफेसर अनिल जी बोल रहे थे, अगर उस तरीके से आप समझाएं तो हमारे जैसा सामान्य व्यक्ति, ओझा जी जैसे सामान्य व्यक्ति, उपेंद्र जी जैसे सामान्य, इस क्षेत्र में सामान्य व्यक्ति, इस क्षेत्र में सामान्य व्यक्ति, हम लोग समझ रहे थे ना आपकी बात। ऐसा समझाने की आवश्यकता है। और ये जो वेद विज्ञान केंद्र है, वैदिक विज्ञान केंद्र, यह एक प्लेटफॉर्म का काम कर सकता है, जहाँ एक और साइंटिस्ट एंड टेक्नोलॉजिस्ट इन वन साइड, traditional Shastra Panditas on other side can sit together and have dialogue with each other. बहुत बहुत धन्यवाद।